Dear students, this is Prabhat Chauhan, the lecturer of RBS Polytechnic College in Electronics Engineering Department. आज के इस लेक्चर में मैं सब्जेक्ट माइक्रो कंट्रोलर के एम्बेडेड सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स 6th सेम के स्टूडेंट्स के लिए है उस लेक्चर को लेकर आया हूँ। मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में माइक्रो कंट्रोलर के सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुका था और मैंने वहाँ पर फर्स्ट यूनिट जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है उसके बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 में मैं आपके सामने आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर को डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ पिन डायग्राम ऑफ 8085 को भी डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर था जो कि लेक्चर नंबर मेरा 1 था उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि सिलेबस हमें क्या क्या डिस्कस करना था। तो आज हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार की स्मॉल माइक्रो कंप्यूटर होता है जो कि सिंगल आईसी होती है या चिप होती है जो कि एक किसी पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन की जाती है। यानी माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क and there are the memory and all peripheral devices are inherent in fabricated on the single chip। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, छोटा कंप्यूटर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, रोम्स वगैरह, ये सब इसी के अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम इनबिल्ट होती हैं। जबकि हम माइक्रो प्रोसेसर को पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में आपको और सपोर्टिव डिवाइसेस अलग से लगाई जाती हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है माइक्रो एंड कंट्रोलर, स्मॉल साइज की कंट्रोलिंग डिवाइस जिसको हम पूरा कंट्रोल करते हैं। बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर एक प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है और जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर का यूज हम एम्बेडेड सिस्टम में अधिक करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है कि ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में जहां पर ऑटोमेटिक वर्क करना हो, किसी पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए किसी ऑटोमेटिक प्रोसेस का यूज किया जाए तो वहां पर हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट यूनिट में हमें स्टडी करना है आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। थोड़ा मैं आपको उसका ओवरव्यू बता देता हूं कि 8051 is the first microcontroller which was developed by Intel 1981। इंटेल कंपनी द्वारा 1981 में इसको डेवलप किया गया था जिसका नाम 8051 माइक्रो कंट्रोलर दिया गया। बेसिकली जो माइक्रो कंट्रोलर सबसे पहले इंटेल कंपनी द्वारा बनाए गए थे उसमें एनमॉस टेक्नोलॉजी का यूज किया था, जो कि एक तरह से देखा जाए माइक्रो प्रोसेसर के ही एडवांस को बेस लेकर चले थे। लेकिन आज के टाइम पे धीरे धीरे उसको एडवांस करते हुए तो जो टेक्नोलॉजी इसको चेंज कर दी गई और जो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया माइक्रो कंट्रोलर को डिजाइन करने के लिए वो सीमॉस टेक्नोलॉजी रखा गया। इसी वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीएस भी कहा जाता है। और माइक्रो कंट्रोलर की सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर 8051 के तैयार हो गया, इसीलिए इसे 8051 फैमिली भी कहते हैं। इसी फैमिली में 8031 माइक्रो कंट्रोलर, 8091 माइक्रो कंट्रोलर एक्सेट्रा आते हैं। तो हमारे सामने इंटेल कंपनी ने सबसे पहला जो कंट्रोलर तैयार किया था वो 1981 में तैयार किया, जो कि 8 बिट का था। ये किसका बिट का था? 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर था। तो और मैंने आपको बताऊं कि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर था। इसके आर्किटेक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इनिशियली जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर डेवलप हुए थे तो बेसिकली वो 3 प्रकार के हुआ करते थे, यानी कि आर्किटेक्चर 3 टाइप में होते थे। एक बिट साइज के अकॉर्डिंग हुआ करते थे, जैसे 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 2 बिट, 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। और जो दूसरा हमारा हुआ करता था, दूसरा क्लासिफिकेशन होता था हमारा इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंग। इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंग CISC और RISC, ये हमारा CSISC और RISC के अकॉर्डिंग हमारा माइक्रो कंट्रोलर बना करते थे।
और तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ वो मेमोरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें दो आर्किटेक्चर चला करते थे, वो न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो बाद में 8051 जो आर्किटेक्चर मार्केट में सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश हुआ वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड था। तो आइए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको जो आर्किटेक्चर 8051 को डिस्कस करूंगा वो कौन सा बेस्ड है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड है। देखिए थोड़ा समझते हैं कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी अलग अलग होती है और हर एक के लिए अलग अलग ऑप्शंस दी जाती है। डेटा मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है और प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम को स्टोर करते हैं और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आगे जाके मैं आपके लेक्चर्स में, अपने लेक्चर में प्रोग्राम मेमोरी को भी डिस्कस करूंगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं द आर्किटेक्चर ऑफ 8051। देखिए आपके सामने ये आर्किटेक्चर ऑफ 8051 दिखाई दे रहा होगा। इसमें कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे इंटरप्ट कंट्रोल, 4K बिट रोम और 128 बाइट्स रैम, टाइमर। तो देखिए इसमें टाइमर दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां से इसकी स्पेसिफिकेशन बनती है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। उसमें 4K बिट्स की रोम और 28 बाइट्स की रैम मेमोरी होती है, जो कि दोनों ही इंटरनल मेमोरी कहलाई जाती है। टाइमर, दो प्रकार के टाइमर होते हैं और प्रत्येक टाइमर कितने कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। यानी अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में दो प्रकार के टाइमर होते हैं, टाइमर 1 एंड टाइमर 2 एंड दोनों टाइमर कितने कितने बिट के होते हैं, हमारे 16 बिट के होता है। टाइमर से ही हम काउंटर का भी कार्य करते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि टाइमर और काउंटर दोनों ही हमारे 16 बिट के होते हैं। ये हमारे सीरियल पोर्ट है जहां से हम ट्रांसमिशन आउट और रिसीविंग सेंड लेते हैं, यहाँ से ट्रांसमिशन सिग्नल और ये रिसीविंग सिग्नल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। हमारे पास 8051 में 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, जो कि प्रत्येक कितने कितने बिट का होता है। ईच पोर्ट इज हैव अ 8 बिट, यानी प्रत्येक पोर्ट 8 बिट का होता है। बस कंट्रोल, आगे इसको डिस्कस करेंगे। बस कंट्रोल, बस हमारे पास डेटा बस कितने बिट की होगी और एड्रेस बस की कंट्रोलिंग इस फ्लो की जाएगी। सीपीयू, ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारा मेन पार्ट होता है, जो कि हमारे पूरे पार्ट को कंट्रोल करता है। और ये ऑसिलेटर इसमें इसलिए लगाया गया है कि सीपीयू को इनपुट क्लॉक पल्स जिससे ये सीपीयू ऑपरेट होगा, वो क्लॉक पल्स ऑसिलेटर द्वारा जनरेट किया जाता है। यहां पर हम इस आर्किटेक्चर में 8085 में यहां पर जो ऑसिलेटर हम यूज करेंगे वो क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया जाएगा, जिसकी रेंज 4 से 30 मेगाहर्ट्ज की होती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड के तौर पे क्रिस्टल जो ऑसिलेटर यूज किया जाता है वो 12 हर्ट्ज तक का सफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ पर हमने रेंज दे दी गई है जो कि 4 to 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या है। तो देखिए ये आप इसकी मेमोरी का पार्ट हो गया, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया। रैम एंड रोम, आपको पता है रैम और रोम क्या होती है हमारी, ये हमारी एक तरह से इंटरनल मेमोरी के पार्ट के रूप में गिनी जाती है। ये टाइमर है, टाइमर सेक्शन है हमारा, टाइमर और काउंटर सेक्शन है जो कि 16 बिट का होता है। ये सब हमारी इंटरनल डेटा बस है, इंटरनल डेटा बस है। ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू क्या करता है, ऑसिलेटर द्वारा जनरेट जो क्लॉक पल्स होती है उस क्लॉक पल्स से ऑपरेट करता है और यहां से टाइमर के अकॉर्डिंग रैम और रोम से, मेमोरी से, जो भी हमारी मेमोरी है उससे जो रोम में प्रोग्राम लिखा गया है, जो कि रोम में पहले से ही प्रोग्राम करके रख दिया गया होगा कि क्या कार्य करना है, तो उस प्रोग्राम को वह रीड करता है और रीड करने के बाद उसे एग्जीक्यूट कराता है और विद द हेल्प ऑफ बस कंट्रोल के। और ये इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, इनका इस्तेमाल यूजर का इंटरफेसिंग करने के लिए किया जाता है।
बस कंट्रोल। और इंटरप्ट एक प्रकार का सब रूटीन प्रोसेस होता है, अर्थात यदि कोई कंप्यूटर या कोई प्रोसेसर या कोई कंट्रोलर कोई कार्य कर रहा है तो उसके मेन काम को रोककर अपना एक प्रोग्राम अपने वर्क को पूरा कराने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें हर एक ब्लॉक के बारे में अब मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए पहले अगर मैं इन ब्लॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो दैट आर आर मेमोरी। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट का मतलब उसी आईसी के अंदर होती है, बाहर से में मेमोरी देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह में जो आईसी लगी है उसकी मेमोरी इंटरनल स्टोरेज मेमोरी होती है। तो ये 4K बिट ये रोम की इंटरनल मेमोरी है। रोम के अंदर सर्टेन पहले से प्रोग्राम इनबिल्ट कर दिए जाते हैं या पहले से प्रोग्राम लिख दिए कर जाते हैं। और रैम एक प्रकार की एक्सेसिबल मेमोरी है, क्योंकि रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि पहले से एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है। बेसिकली ये हमारी 128 बिट की होती है और ये हमारी 4K बिट की होती है। टाइमर जो सेक्शन है, इस टाइमर काउंटर का यूज 16 वो उसकी क्या होता है स्पेसिफिकेशन 16 बिट की होती है और इसका हम इस्तेमाल क्लॉक पल्स के बीच में टाइमिंग सेक्शंस को देने के लिए कि इस टाइम के बाद ये क्लॉक पल्स आनी, इस टाइम के बाद ये क्लॉक पल्स आने की इस सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये सीरियली पोर्ट्स हैं। सीरियल पोर्ट्स का मतलब यदि एक माइक्रो कंट्रोलर की आईसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर की आईसी के साथ यदि कनेक्ट करना है तो हम इस वाले पोर्ट का यूज करते हैं। ये इनपुट आउटपुट जो 4 पोर्ट्स हैं ये यूजर के साथ या यूजर इनके साथ इंटरैक्ट करता है। इनको मैं आपको पिन डायग्राम में समझाऊंगा कि कौन से पिन से कौन से पोर्ट हमारे यूज किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये बस कंट्रोल है। बस कंट्रोल आपको तो बस के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा ऑसिलेटर, मैं आपको बता दूं यहां पर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं जिसकी रेंज 4 से 30 मेगाहर्ट्ज तक। तो देखिए सिंपल सा वर्किंग है कि सीपीयू क्या करता है, रोम में लिखे गए प्रोग्राम को रीड करता है और रीड करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करा देता है और डेटा बस और इनपुट पोर्ट पर दे देता है। और यदि मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर पर कोई दूसरा कार्य लगे तो हमें इंटरप्ट सिग्नल का यूज करना पड़ता है। अब हम इंटरप्ट के बारे में समझते हैं कि इंटरप्ट क्या है। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इंटरप्ट ऑफ 8051। देखिए आपका पहले इंटरप्ट का शाब्दिक अर्थ समझिए। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा, रुकावट। तो कहते हैं ना रुकावट के लिए कहते हैं प्रकार से बाधा। तो यानी प्रोसेसर या कंट्रोलर यदि कोई अपना करंट वर्क कर रहा है और यूजर चाहता है कि वह मेरा कार्य करे तो उसके लिए उसे इंटरप्ट या एक इंटरप्ट सिग्नल देना पड़ेगा, जिससे वह प्रोसेसर अपना कार्य को रोक देगा और यूजर द्वारा दिए गए प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट कराएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को या सिग्नल को जो कि उसके करंट वर्क को रोक रहा है उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। या इस तरह से समझ सकते हो आप कि इंटरप्ट एक प्रकार का सब रूटीन प्रोसेस होता है कि कंप्यूटर का कंट्रोलर को वह मेन वर्क से रोकता है और वहां से न ले जाकर दूसरी जगह पर डाल देता है और जिससे उसका कार्य करता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इंटरप्ट की सहायता से, अब हम जैसे माना मैं यूजर हूं और मुझे कंप्यूटर पर कोई कार्य कराना है या प्रोसेसर पर कार्य कराना है। माना प्रोसेसर कोई कार्य पहले से कर रहा है तो मैंने यदि अपना इंटरप्ट सिग्नल दिया तो प्रोसेसर क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा, तुरंत वहीं रुक जाएगा और मेरे द्वारा दिया गया प्रोग्राम तो उसके लिए नया रूटीन होगा और उस रूटीन पर वर्क करेगा। तो प्रीवियस जो कार्य कर रहा था उसको स्टॉप करेगा और उसको अपनी मेमोरी में सेव करा देगा और मेरे द्वारा दिए गए प्रोग्राम या मेरे द्वारा दिए गए रूटीन्स पर उससे वो वर्क करना शुरू कर देगा। यानी अपनी सारी बसेस डेटा बस फ्री उस रूट पे डाल देगा जिससे मैं उसको एग्जीक्यूट करा सकूं और मेरा परफॉर्म हो जाए। तो इंटरप्ट सिग्नल्स का मेन यूज होता है कि आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को अपने अनुसार अपना कार्य कराने के लिए तैयार कर सकते हैं। बेसिकली
जो 8051 में 5 इंटरप्ट सिग्नल होते हैं, INT0, INT1, TF0, TF1, TR और RF। ये प्रकार के हमारे 5 प्रकार के इंटरप्ट सिग्नल होते हैं, जो कि एक कंट्रोलर को एक सब रूटीन पाथ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी सहायता से कंट्रोलर अपने प्रेजेंट वर्क को रोककर इन वर्क जो यूजर द्वारा दिए गए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और उसे परफॉर्म करता है। और जैसे ही यदि इंटरप्ट सिग्नल परफॉर्म हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वह अपने प्रीवियस कार्य को मेमोरी से द्वारा से एक्सेस कर लेता है और उसको परफॉर्म करता है। अब बात ये आती है कि जो हमारा मेमोरी लोकेशन में जो डेटा सेव हो वो कहाँ पर सेव होगा। तो देखिए, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली होता क्या है। कॉन्सेप्चुअली सबसे पहले क्या होता है कि इंटरप्ट सिग्नल जो होते हैं वो हमारे पिंस पर दिए होते हैं, और पिंस पर हमारे इंटरप्ट सिग्नल जो हमारे पिंस पर दिए जाते हैं, उस पिंस पर हमारी पहले रिक्वेस्ट सिग्नल जाती है और रिक्वेस्ट सिग्नल कंट्रोलर पर पहुंचती है, और कंट्रोलर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और अपने वर्क को स्टॉप करता है। और जो वर्क स्टॉप करता है वह वर्क स्टैक पॉइंटर में सेव होगा। स्टैक पॉइंटर आप समझते होंगे, आपने माइक्रोफोन में पढ़ा होगा कि स्टैक पॉइंटर लास्ट में आने वाले डेटा को टॉप पर रखता है और उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। और यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल हमारा सिग्नल मिल गया तो कंट्रोलर एक रिस्पॉन्स सिग्नल सेंड कर देता है यूजर को और उसे प्राप्त हो जाता है, और जिससे फिर यूजर अपना इंटरप्ट सिग्नल देना शुरू कर देता है। और यहाँ तक हमारा इंटरप्ट हो गया। अब माना इंटरप्ट सिग्नल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद अब वो चाहता है कि वो पुराना कार्य पूरा करे, तो वह स्टैक पॉइंटर की सहायता से अपने लास्ट वर्क को यूज करेगा। यानी स्टैक पॉइंटर ने क्या कर रखा होगा, उस एड्रेस को होल्ड कर रखा होगा, तो वह स्टैक पॉइंटर उस एड्रेस को शो करा देगा कंप्यूटर का कंट्रोलर को, जिससे कंट्रोलर समझ जाएगा कि मैं लास्ट इस वाले डेटा पे कार्य कर रहा था और अपना प्रीवियस कार्य करना लग जाता है। तो इस प्रकार से एक इंटरप्ट सिग्नल या प्रोग्राम एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस में होता है एक कंट्रोलर में। ठीक है, तो आइए इसका आप समझते हैं पिन डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि 40 पिन की आईसी होती है। कितने पिन की आईसी है? 40 पिन आईसी है, जो कि मार्केट में DIP पैकेज पे पाई जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है ड्यूअल इनलाइन पैकेज। ड्यूअल इनलाइन पैकेज, ड्यूअल इनलाइन का मतलब क्या है कि जितनी 40 है तो 20 इधर 20 इधर। ठीक है, और इसको हम काउंट करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ से काउंट करा, ये नॉच होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉच बोल देते हैं। और नॉच के लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 20 के बाद 21 यहाँ से। और कुछ पिन इसके फिक्स होते हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक, पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक ये पोर्ट 1 को इंडिकेट करती हैं, जो कि कितने बिट की होती है, मैंने आपको बताया था ये कितने बिट की होती है, 8 बिट की होती है। तो ये 8 पिन पोर्ट 1 के लिए यूज की जाती है। यदि मुझे पोर्ट 1, जो मैं आपको बताया था आर्किटेक्चर में, यदि मुझे पोर्ट 1 को एक इनपुट और आउटपुट की तरह यूज करना है तो मैं पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद पिन नंबर 9 रीसेट कंडीशन के लिए होती है। यदि कोई इनपुट है उसको मुझे हटाकर नया इनपुट देना है तो दैट आर कॉल्ड रीसेट कंडीशन। उसके बाद पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 17 तक ये जो पिन होती हैं, ये 8 पिन है हमारी पोर्ट 8 के लिए यूज की जाती है। ये जो हमारे पिन होती है वो हमारी किसके लिए यूज की जाती है, 8 पिन जो होती है हमारी पोर्ट 3 के लिए यूज करते हैं। यदि मैं चाहता हूं कि पोर्ट 3 को एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट पोर्ट की तरह यूज करूं तो मुझे पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 17 तक का यूज करना पड़ेगा। इन पिन से मैं पोर्ट 3 का एक्सेस कर सकता हूं, जबकि पोर्ट नंबर 18, पोर्ट नंबर 19 ये एक्सटर्नल्स के लिए होती हैं, और पोर्ट नंबर 20 पे हम माइनस सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं।
और याद रखिए 20 ये है तो 40 इसको डायगोनली हमेशा ये सप्लाई के लिए होती है, पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए पिन नंबर 39 से लेकर पिन नंबर 32 तक ये पोर्ट 0 पर एक्सेस करती है, यानी पोर्ट 0 के लिए शो करती है। और आपको बता दूं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट का डेटा बस और एड्रेस बस 16 बिट का होता है। एड्रेस बस कितने बिट की होगी? 16 बिट की होती है। तो देखिए इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट माइक्रो प्रोसेसर से मिलता जुलता है। मैंने आपको बता दूं कि इसमें क्या करते हैं, हम टाइमिंग मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एड्रेस बस कितने बिट की है? 16 बिट की है। तो मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट लगाया गया है यहाँ पर। मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि इसमें क्या किया, इसकी 2 बिट्स को तोड़ा गया, 80 से लेकर A7 और A8 से लेकर A15। A0 से लेकर A7, A0 से लेकर A7, A0 से लेकर A7 को लोअर ऑर्डर की एड्रेस बस माना गया, जिसको डेटा बस भी कितने बिट की है? 8 बिट की है, उनके साथ मल्टीप्लेक्स कर दिया गया। उनके साथ क्या कर दिया गया? मल्टीप्लेक्स कर दिया गया इस तरह से। यानी एक ही पिन से डेटा भी एक्सेस होगा और एक ही पिन से एड्रेस भी एक्सेस होगा, जो कि हमें पिन नंबर 39 से लेकर पिन नंबर 32 में दर्शाया गया है। ये जो पिन्स हैं ये मल्टीप्लेक्स्ड पिन्स हैं, यानी इस पिन से आप डेटा भी भेजोगे और एक ही पिन से एड्रेस भी भेजोगे, जो कि पिन नंबर 39 और पिन नंबर 32 तक एक्सेस कर सकते हैं, जिसको पोर्ट 0 में रखा गया है। उसके बाद पिन नंबर 28 से लेकर पिन नंबर 21 तक ये A8 एड्रेस बस 8 से लेकर एड्रेस बस 15 तक, जो कि हायर ऑर्डर का एड्रेस बार बस बोला गया है, जो कि किसको शो करता है? पोर्ट नंबर 2 को एक्सेस करता है। यानी इसमें साइंटिस्ट ने क्या, इंटेल कंपनी ने क्या सोचा कि क्यों ना, अगर देखिए 16 बिट की एड्रेस और 8 बिट की एड्रेस, तो 24 पिन यूज करनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको 2 भागों में तोड़ लिया, 7 लोअर ऑर्डर की और 8 लोअर ऑर्डर की और 8 हायर ऑर्डर की, और लोअर ऑर्डर को डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लेक्स हो गई। तो अब टोटल हमारा कितना काम हो गया? 16 पिन पे ही काम हो गया। इन्हीं 8 पिन से डेटा भी जाएगा, इन्हीं 8 पिन से एड्रेस भी जाएगा, और ये 8 बिट हायर ऑर्डर की रखी है। अब बात ये आती है कि कौन सी पिन से एड्रेस जाएगा और कौन सी पिन से कब एड्रेस जाएगा और कब डेटा जाएगा। तो इसके लिए पिन नंबर 39 का इस्तेमाल किया, पिन नंबर 30 का यूज किया गया, जिसका नाम दिया गया ALE। ये पूछा भी जाता है आपसे कि पिन नंबर 30 का वर्क बताइए। तो पिन नंबर 30 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, व्हाट इज द वर्क ऑफ पिन नंबर 30? इसका फुल फॉर्म ALE की फुल फॉर्म होती है एड्रेस लैच इनेबल। इसका मतलब यह है, जब इस पिन को आप बंद दोगे, इस पिन को जब आप बंद दोगे, तो ये वाली सारी पिन्स हैं एड्रेस की तरह कार्य करेंगे, यानी एड्रेस बस की तरह कार्य। जब बंद दे दिया, हाई दे दिया, तो 39 से लेकर 30 तक ये सिर्फ एड्रेस बस की तरह कार्य करेंगी, और जो भी चीज कंप्यूटर को पास पहुंचेगी वो कौन सी स्टेप की पहुंचेगी? एड्रेस पहुंचेगी किसी भी मेमोरी। वो समझ जाएगा कि ये 8 पिन है एड्रेस बस की तरह वर्क कर रही हैं। और यदि इनको 0 दे दिया तो वो समझ जाएगा कि अब ये पिन है डेटा बस की तरह कार्य कर रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है, और ये 13 पिन इनेबल के लिए रखा जाता है, जो कि प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी को एक्सेस कराने के लिए यूज करते हैं। यानी पिन नंबर 31 का काम प्रोग्राम मेमोरी
और डेटा मेमोरी को एक्सेस कराने के लिए एक्सटर्नली, कि मैं बाहर से कोई एक्सटर्नली कोई हार्ड ड्राइव या कोई मेमोरी मैं इसके साथ कनेक्ट कराना चाहती हूँ, तो उस पर यदि मुझे 1 देना पड़ेगा। यदि इसको मैंने 1 दिया तो इस कंट्रोलर पर आप एक्सटर्नली कोई भी मेमोरी अटैच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आपने 1 दिया तो उसको एक्सटर्नली अटैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये आपको पिन डायग्राम समझ में आ गया होगा। आपके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, मैं आपके सामने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 और उसके स्पेशल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स और के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।